ऐसा कहा जाता है कि अगर इंसान पढ़ा लिखा न हो तो कबाड़ चुनना भी एक बहुत बड़ी आफत को बुलावा दे सकता है। आखिरकार कोई भी आम इंसान एक छोड़े जा चुके अस्पताल या रेडिएशन थेरेपी सेंटर में क्यों जाएगा और यह सोचकर अपनी किस्मत पर नाज क्यों करेगा कि उसे कोई खजाना मिल गया है। हालांकि वे दोनों नहीं जानते थे कि उनके सामने रखी चीज असल में क्या है, लेकिन अगर वह सिर्फ कबाड़ का लोहा भी होती तो भी उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। यह सोचकर उन्होंने बड़े उत्साह के साथ उसे खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अलग अलग धातुओं की कीमत उनके अनोखेपन के हिसाब से अलग अलग मिलती है। मामला बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा उन दोनों ने सोचा था। कबाड़ की दुकान के मालिक ने उन पर एक नजर डाली और कहा कि इस पुर्जे के अंदर एल्यूमिनियम और सीसा मिला हुआ है, जिसकी कीमत लोहे से कहीं ज्यादा है। 1750 रुपए की एक बड़ी रकम हाथ में आने के बाद वे दोनों खुशी खुशी कबाड़ की दुकान से चले गए। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वहां के कर्मचारियों ने आखिरकार उस लोहे के डिब्बे को तोड़कर खोल दिया। कुछ तारों के अलावा उसके अंदर कोई दूसरी धातु नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि इस बार मालिक की चांदी हो गई है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनके जाने के कुछ ही देर बाद लाइट बंद करने वाले एक आदमी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उस खुले हुए पुर्जे से एक जादुई नीली रोशनी चमक रही थी। खतरे से पूरी तरह अनजान उस आदमी ने मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने की कगार पर है। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। एक दिन जब वह आदमी हाथ मुंह धो रहा था तो उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके सिर के बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। उसकी पत्नी समेत परिवार के बाकी लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी थी। इसके बावजूद वह अब भी यही सोच रहा था कि उसे कोई कीमती चीज मिली है और उसने तो उसके लिए एक खरीदार भी ढूंढ लिया था, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि वह चीज गायब हो चुकी है। दरअसल उसकी पत्नी ने उसे चुपके से कहीं छुपा दिया था। हालांकि वह महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे इतना एहसास हो गया था कि यह कोई सही चीज नहीं है। मगर उसका पति पैसों के लालच में अंधा हो चुका था। जब समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ तो मजबूरन महिला को यह कदम उठाना पड़ा। शुरू में उसने उस चीज को सरकारी स्वास्थ्य विभाग ले जाने का फैसला किया, लेकिन जब उसने वहां जाकर पूरी बात बताई तो वह मामला स्वास्थ्य अधिकारी की समझ से बाहर था। अधिकारी को नहीं पता था कि इसका क्या करना है, इसलिए उसने उनसे उस चीज को बाहर आंगन में रखने को कहा। अभी वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि वह महिला खुद को संभाल नहीं पाई और उसे उल्टियां होने लगी। अधिकारी ने उन दोनों से कहा कि पहले वे किसी क्लिनिक में जाकर डॉक्टर को दिखा लें और इस चीज के बारे में बाद में आराम से देखा जाएगा। उनके जाने के बाद वह खतरनाक रेडिएशन वाली चीज वहीं आंगन में ही छूट गई। अगले दिन वह महिला दोबारा वहां नहीं आई, जिससे स्वास्थ्य अधिकारी के मन में बेचैनी होने लगी। वह नहीं जानता था कि इस समय वह महिला चलने फिरने की हालत में भी नहीं थी। उसके शरीर की चमड़ी बड़े पैमाने पर सड़ने और गलने लगी थी। अस्पताल का एक पूरा कमरा इसी तरह के मरीजों से भर चुका था। खुशकिस्मती से वहाँ के डॉक्टर बेहद जिम्मेदार थे। सिर दर्द, बालों का झड़ना, उल्टी और चमड़ी के सड़ने जैसे लक्षणों को एक साथ देखने के बाद उन्होंने तुरंत अपने एक पड़ोसी अमन को फोन किया, जो न्यूक्लियर फिजिक्स यानी परमाणु विज्ञान के जानकार थे। जब डॉक्टर ने इस बीमारी की वजह किसी धातु की वस्तु को बताया तो अमन को तुरंत समझते देर नहीं लगी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। इत्तेफाक से वह उस समय अपने पिता से मिलने उसी इलाके में आए हुए थे। घटना की जगह से ज्यादा दूर न होने की वजह से उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क किया और उनके द्वारा लाए गए उपकरणों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर चल दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मशीन चालू की, उसमें से तेज तेज आवाजें आने लगीं। आमतौर पर यह रेडिएशन के खतरे के स्तर से ऊपर होने का इशारा था, लेकिन अभी वे मौके पर पहुंचे भी नहीं थे, इसलिए इतनी दूर से ऐसा होना सामान्य नहीं था। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद मशीन में ही कोई खराबी है, पर वह नहीं जानते थे कि असल में महिला की उल्टी का कुछ हिस्सा अधिकारी के जूतों पर लग गया था। इसके बाद दोनों मशीन बदलवाने के लिए एक न्यूक्लियर इक्विपमेंट कंपनी गए, जहां उन्हें बताया गया कि उनके उपकरणों में कोई खराबी नहीं हो सकती। इसी खींचतान में थोड़ा समय बीत गया और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को फोन करके उस अजीब वस्तु को वहां से हटाने के लिए कह दिया। खुशकिस्मती से ठीक उसी समय ये दोनों वापस लौट आए। मशीन बदलने के बाद भी जब रेडिएशन का स्तर मीटर से बाहर दिखाने लगा तो उन्हें एहसास हो गया कि यह चीज वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका नुकसान बहुत बड़ा है। हालांकि उन्हें अभी तक सही पदार्थ का पता नहीं था, फिर भी उन्होंने तुरंत इमारत के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला और पूरी बिल्डिंग को बंद कर दिया। इसके बाद वे दोनों दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कबाड़ की दुकान पर पहुंचे। उम्मीद के मुताबिक वहां पहुंचते ही उनकी मशीनों ने खतरे का सायरन बजाना शुरू कर दिया। उपकरणों की कमी की वजह से अमन को सिर्फ इतना पता चल रहा था कि प्रदूषण खतरनाक स्तर से बहुत ऊपर है,
लेकिन यह कितना गुना ज्यादा है इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल था। जब उन्होंने कबाड़ खाने के मालिक को स्थिति समझाने की कोशिश की तो मालिक को लगा कि वे दोनों ठग हैं और उसका कीमती खजाना छीनने आए हैं, इसलिए उसने कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। आखिरकार जब अमन ने बीमार लोगों की भयानक स्थिति के बारे में बताया, तब जाकर वहां के एक कर्मचारी ने, जिसका शरीर पहले से ही सड़ने लगा था, उस चीज के असली ठिकाने के बारे में बताया। जानकारी मिलते ही दोनों तुरंत उस पुराने इलाज केंद्र की ओर भागे। अपने बेहतरीन ज्ञान की वजह से अमन ने पहली ही नजर में पहचान लिया कि वहां से थेरेपी हेड यानी इलाज करने वाला मुख्य हिस्सा गायब है। आसपास रेडिएशन न होने का मतलब साफ था कि उस उपकरण के डिब्बे को यहाँ नहीं बल्कि कहीं और खोला गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वे दोनों विभाग के मंत्री के पास पहुंचे और प्रभावित सड़कों को पूरी तरह से बंद करने की मांग की, लेकिन मंत्री जिम्मेदारी लेने से डर रहा था और उसने कागजात पर दस्तखत करने से मना कर दिया। आखिरकार मामला राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग तक पहुंचाया गया। जब वहां के बड़े डॉक्टर ने रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि वह संस्थान 3 साल पहले ही बंद हो चुका था। हालांकि वहां एक इलाज करने वाली मशीन थी, लेकिन उसे तो बहुत पहले ही कहीं और ले जाया जा चुका था। यह सुनकर न केवल अमन और उनके साथी भी दंग रह गए, बल्कि खुद वह डॉक्टर भी हैरान रह गया। अब स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी थी। मंत्री से कोई उम्मीद न देखकर वे सीधे राज्य के गवर्नर से मिले और उन्हें इस महाविपत्ति की गंभीरता समझाई। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया, अगर एक स्याही वाले पेन को रेडिएशन का जरिया मान लिया जाए तो उसके अंदर की स्याही खतरनाक रेडियोधर्मी पदार्थ है। अगर कोई पेन के पास जाएगा तो वह रेडिएशन की चपेट में आएगा। दूर जाने पर वह सुरक्षित रहेगा और दूसरों को बीमार नहीं करेगा, लेकिन अगर वह पेन ही टूट जाए तो वह पदार्थ इंसानों और चीजों पर चिपक जाएगा। ये रेडिएशन पाउडर के रूप में है जो धूल के कणों से भी छोटा है और इसका असर बेहद जानलेवा है। अगर किसी ने इसे छू लिया, निगल लिया या सांस के जरिए अंदर खींच लिया तो वह चलता फिरता रेडिएशन का जरिया बन जाएगा। तब यह मामला पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगा। खतरे की घंटी बजते ही गवर्नर ने तुरंत आदेश जारी किए और एक बड़े स्टेडियम के भीतर अस्थायी क्वारंटाइन जोन यानी अलग रखने का इलाका तैयार करवाया गया। दूसरी तरफ कबाड़ की दुकान के मालिक और कर्मचारियों के परिवारों समेत कई लोगों की हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन वह मालिक अब भी यही सोच रहा था कि यह सिर्फ कोई आम एलर्जी है और अमन की बातें महज डराने के लिए हैं। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने अमन और उसके पीछे भारी संख्या में पुलिस खड़ी थी। अधिकारियों ने जब उन्हें हकीकत बताई तब भी मालिक को यकीन नहीं हुआ और उसने अपना घर छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन तभी एक छोटी बच्ची ने रोते हुए कहा कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इसके साथ ही जब मशीनों में रेडिएशन का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ दिखा तो मजबूरन सभी को उनकी बात माननी पड़ी। उन सभी को तुरंत स्टेडियम के सुरक्षित इलाके में ले जाया गया। कुछ ही समय बाद मुख्य परमाणु वैज्ञानिक भी वहां पहुंच गए। आपस में बातचीत करने के बाद वे सब फिर से स्वास्थ्य विभाग की उस इमारत की तरफ गए। इस बार वैज्ञानिक अपने साथ और भी आधुनिक उपकरण लेकर आए थे, लेकिन रेडिएशन का स्तर अभी भी मशीन की क्षमता से बाहर दिखा रहा था। आमतौर पर केवल सीसा धातु ही रेडिएशन को रोक सकती है, लेकिन उस स्थिति में उनके पास सीसे को पिघलाने का इंतजाम नहीं था। इसलिए वैज्ञानिक ने एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने कंक्रीट के बड़े पाइपों से उस चीज को ढकने और उसके ऊपर सीमेंट का मिक्सचर डालने का फैसला किया। हालांकि इससे रेडिएशन पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता था, लेकिन यह उसके फैलाव और हवा में उड़ते खतरनाक पाउडर को काफी हद तक रोक सकता था। कुछ समय बाद अमन अपने घर लौटे। घर आते ही उन्होंने सबसे पहले अपने सारे कपड़े उतारे और बाथरूम में जाकर खुद को बार बार पानी से साफ करने लगे। ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा था कि इस हादसे पर काबू पा लिया गया है। खतरे वाली जगहों को बंद कर दिया गया था और प्रभावित लोगों को अलग कर दिया गया था। लेकिन वैज्ञानिक अच्छी तरह जानते थे कि यह तबाही अभी थमी नहीं है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि भले ही उन्होंने रेडिएशन के मुख्य हिस्से को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, लेकिन सबसे खतरनाक पदार्थ पहले ही लीक होकर बड़े पैमाने पर फैलना शुरू हो चुका था। और अगर वह पदार्थ बहकर नदियों या पानी के मुख्य जरियों में मिल गया तो पूरे ब्राजील पर एक बहुत बड़ा परमाणु संकट के फेल होने और गंभीर रूप से जलने की वजह से उन प्रमुख किरदारों ने दम तोड़ दिया। मन की सूझबूझ और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत ने ब्राजील को एक महाविनाश के मुहाने से तो बचा लिया, लेकिन यह कहानी हमेशा के लिए एक सबक छोड़ गई कि अज्ञानता और पैसों का लालच किसी भी इंसान को अनजाने में मौत के ऐसे जाल में धकेल सकता है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। धन्यवाद।